हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी की वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Poverty is the major economic problem of India or any other country since independence। जब से हमारे देश ने आज़ादी हासिल की है तब से पॉवर्टी जो है एक मेन प्रॉब्लम उभर के सामने आई है। इट्स मेन कॉजेज आर एज फॉलोज या आर एज अंडर। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जिस हिसाब से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट रीज़न आ जाता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कि सबको नौकरियाँ नहीं मिल सकती, सबको रिसोर्सेज नहीं मिल सकते। तो जब तक पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल करते तब तक पॉवर्टी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। पॉपुलेशन धमाके की स्पीड से बढ़ रही है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। ठीक है, एज पर सेंसस ऑफ 2011 आर पॉपुलेशन साइज वॉज 121 करोड़ एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 1.2%। तो अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें, अभी लेटेस्ट सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, 21 में होना चाहिए था, तो उसके हिसाब से देखें तो 121 करोड़ पॉपुलेशन थी और हर साल 1.2% से बढ़ रही है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की बढ़ने की। दिस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ मेजर ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रास्ते में एक रोड़ा है, उसके रास्ते को रुकावट क्रिएट कर रही है। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन, per capita income, per capita land, per capita availability of different social services and food grains has been very less। तो पॉपुलेशन तो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है मगर प्रोडक्शन या इनकम या पर कैपिटा लैंड ये सारी चीज़ें तेज़ी से गिर रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। समझ की बात। दस द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज़ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का साइज़ इतना बड़ा है कि सबको नौकरियां नहीं मिल पा रही, सबको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे ताकि वो अपनी गरीबी को हटा सकें। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया प्राइजेज शो इंक्रीजिंग टेंडेंसी। प्राइजेज लगातार बढ़ते रहते हैं। इन 2020-21 द एवरेज राइज इन प्राइस हैज़ बीन 6.2%। अगर हम पूरे एवरेज इन्फ्लेशन रेट देखें तो इन्फ्लेशन रेट था 6.2%। राइज इन प्राइस हैज़ वर्स्ट इफेक्ट ऑन पुअर पॉपुलेशन। इससे गरीब और गरीब हो जाता है। महंगाई होगी तो जो उसके बाद 2-4 पैसे हैं वो भी नहीं रहते, उल्टा कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाएगा कि चलो मिनिमम खर्चा तो निकल जाए। पुअर पर्सनस आर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, इट एक्सपेंड्स पॉवर्टी। अगर गरीब बंदे अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है लेस नेशनल इनकम एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर नेशनल इनकम ही कम होएगी और ग्रोथ रेट हमारी जो इकोनॉमी के ग्रो करने की जो रेट है वही कम होएगी तो गरीबी कहाँ से हटेगी। एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ वेरी लो या वेरी स्लो, कुछ भी कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है और नेशनल इनकम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। पॉपुलेशन मान लो 2% से बढ़ रही है एग्जाम्पल के तौर पे और नेशनल इनकम 2% से भी कम से बढ़ रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर किस तरीके से गरीबी हटेगी। ठीक है, अब वैसे तो इससे ज़्यादा से बढ़ रही है। हेंस पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो लो। तो अगर नेशनल इनकम ही कम होएगी तो पर कैपिटा इनकम भी कम होएगी। लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम आर द कॉज ऑफ आर पॉवर्टी। तो हमारी पॉवर्टी का ये रीज़न भी है कि नेशनल इनकम ही बड़ी कम है और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत कम है। अब बंदों की एवरेज इनकम ही कम होएगी तो कहाँ से खाएंगे पिएंगे। ग्रोथ रेट ऑफ एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हैज़ ऑल्सो बीन वेरी लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो जो पिछले कई प्लान्स चलते हैं उस पर जो नेट जो एनडीपी है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है विद इन द कंट्री जो माल बनता है, जो प्रोडक्शन होती है, उसकी भी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रही। इट हैज़ बीन 5.1% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। तो जितने भी पीरियड ऑफ प्लानिंग रहे हैं आज़ादी से लेकर अब तक उस पर 5.1% ही है जो कि कम है। ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.9%। पॉपुलेशन हर साल 1.9% ज़्यादा बढ़ जाती है। दस ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम हैज़ बीन वेरी स्लो। तो जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का या पर कैपिटा इनकम का वो काफ़ी स्लो है। ऑन अकाउंट ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉवर्टी कुड नॉट बी एराडिकेटेड। अगर इतना स्लो रेट से नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी को हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है
क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, तो जब नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर गरीब ही रहेंगे ना। और अंडर एम्प्लॉयमेंट है मतलब अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं या कम मिल रहा है, वो लेवल नहीं मिल रहा जो उनका लेवल है काम करने का, उतनी जॉब नहीं है अवेलेबल। पुअर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग कॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी होने का। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी सीरियस। ये तो सबको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है अवेलेबल। इन दिसंबर 2017 अबाउट 4.24 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सनस वर रजिस्टर्ड विद 969 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो ये डाटा थोड़ा ऐड कर दोगे। अब ये तो रजिस्टर्ड जो हुए हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं वो तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूरल इकॉनमी। हमारी इकॉनमी ज़्यादातर रूरल है, मतलब विलेजेस में लोग ज़्यादा रहते हैं और शहरों में कम रहते हैं। इंडियन इकॉनमी इज़ प्रीडोमिनेंटली रूरल इकॉनमी। ठीक है, ज़्यादातर लोग पिंडों में रहते हैं या फिर विलेजेस वगैरह में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम खेती बाड़ी है। ठीक है, अबाउट 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वेयर एज इन अदर कंट्रीज अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। हमारी 46.2% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है, वो काम करती है, मगर बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत कम जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर का काम करती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इन यूके, अगर यूके की बात करें तो 1.3% लोग ही एग्रीकल्चर में है। यूएसए की बात करें तो 0.7%, जापान की बात करें तो 2.9% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में है। ठीक है, इन इंडिया 46.2% of the total population is engaged in agriculture, but its contribution to the national income is only 17.2%। तो लोग लगे हुए हैं 46% के करीब काम करने के लिए, और जो पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 17.2% है। मतलब एफिशिएंसी बहुत कम है एग्रीकल्चर सेक्टर की। समझ गई बात? इट मीन्स that despite India's being predominantly an agriculture country, it is very much backward in agriculture। इंडिया अभी भी predominantly agriculture country है, मगर agriculture main source of occupation है, और agriculture में ही अभी बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, क्योंकि 1% जनता एग्रीकल्चर में 1% ऑफ नेशनल इनकम भी नहीं बना पा रही। समझ रहे हो बात? एफिशिएंसी बहुत कम है। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल डेफिशिएंसी, पैसे की कमी है। कैपिटल हैज़ अ स्पेशल रोल to play in the establishment of the industry, transport, irrigation and other means of development। कैपिटल चाहिए ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री अच्छी होएगी, इरिगेशन अच्छा होएगा, कैसे अच्छा होगा? पैसे से। ठीक है, हेंस एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अकाउंटिंग फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री इज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कमी होना भी काफ़ी कंट्री को मजबूर कर देता है कि वो अपने लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं करवा पाती। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हेयर द पावर ऑफ द पीपल टू सेव कैपिटल इज़ वेरी लिटल। लोग पैसा सेव नहीं कर पाते, खर्च कर देते, शादी ब्याह पे उड़ा देते। लेस सेविंग्स लीड्स टू लेस इन्वेस्टमेंट विच इन टर्न लीड्स टू लेस इनकम इन द कंट्री। अगर सेविंग लो होगी तो इन्वेस्टमेंट लो होगी, इन्वेस्टमेंट लो होगी तो उससे क्या होगा? इनकम फर्दर लो हो जाएगी। तो कैपिटल की डेफिशिएंसी भी एक रीज़न है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारे कंट्री में उतने एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जितने ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में। समझ की बात? हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं है। कितने हैं? अगर आप पूरे कंट्री में देखो तो 10 to 15 फैमिलीज़ ही पूरे कंट्री को चला रही हैं। ठीक है, इन द शायद मैं 10-15 ज़्यादा कह गया, इससे भी कम हो सकती हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री देयर इज़ अ नीड फॉर सच एंटरप्रेन्योर्स हु आर क्रिएटिव, कॉम्पिटेंट एंड प्रोफिशिएंट इन देयर ट्रेड एंड हु कैन टेक रिस्क इन अ बोल्ड मैनर। तो जब भी किसी कंट्री ने डेवलप होना होता है इंडस्ट्री, तो शुरुआत की स्टेजेस में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो आके अपना पैसा लगाएं और इंडस्ट्रीज़ खोलें नई नई, ताकि जो लोगों को जॉब्स में मिले, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े और ओवरऑल ग्रोथ हो इकॉनमी की। ठीक है, काम करेंगे तो जीडीपी तो बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की काफ़ी कमी है। कंसिक्वेंटली ओनली दोज इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड which do not involve much risk। तो ऐसी इंडस्ट्रीज ही डेवलप हो पाई जिनमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। It has restricted the industrial development of our nation, so income of the people has remained low। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स अच्छे
और रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे तो नई नई इंडस्ट्रीज़ नहीं खुलेगी, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ी सी मतलब पैसिव, या फिर ये कह सकते हो कि जो रिस्क न्यूट्रल टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं वही आगे आ पाएंगी, और इंडस्ट्री इतना ज़्यादा डेवलप हमारा कंट्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे नहीं है जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। इंडिया हैज़ बैकवर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो बैकवर्ड है। नो डाउट consumer goods industries like soap, clothes, sugar, leather, etc. have developed to a large extent, but capital and producer goods industries have not yet developed properly. तो ये जो कंज्यूमर के छोटे मोटे सामान है ये तो हम बना पा रहे हैं, मगर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं अभी भी हमें वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। वी स्टिल हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज़ विद रिगार्ड टू दीज इंडस्ट्रीज़। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलनी है उनकी मशीनों के लिए बाहर की कंट्रीज़ में हम डिपेंडेंट हैं। इट हैज़ लेड टू लो नेशनल इनकम एंड पॉवर्टी। तो अगर हम अपने देश में खुद ही वो इंडस्ट्रीज़ नहीं डेवलप करेंगे तो जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे और इंडस्ट्री अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे, ये भी एक पॉवर्टी का रीज़न आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, द सोशल बेस ऑफ आर कंट्रीज इकोनॉमी लाई इन इट्स सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस। हमारा जो सोशल बेस है वो हमारे कस्टम ट्रेडिशंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस आर कास्ट सिस्टम क्या है हमारा, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंसेस एंड सक्सेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सारों में प्रॉब्लम्स पाई जाती है। कैसे? All these customs and traditions create hindrance in the path of economic development. तो economic development के path में ये सारे custom and traditions रुकावट create कर रहे हैं। Often poor people waste a lot of money on observing social customs, rituals, social obligations, unproductive activities and functions like marriages, death festivals etc. जो गरीब बंदा है या मिडिल क्लास का भी है, शादी ब्याह पे, डेथ पे इतनी सेरेमनी करनी, ये करना वो करना, सारे पैसे उड़ा देते हैं और गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। समझ की बात? फॉर दिस दे स्पेंड देयर हार्ड अर्नड मनी और इवन दे बोरो, मतलब लोन्स भी लेने को तैयार हो जाते हैं ये सारे फंक्शंस करने के लिए। इट लैंड्स देम इन डेट ट्रैप, इससे वो कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। द सेम मनी could be used in productive activities to increase the income. वही पैसा वो अपनी इनकम को बढ़ाने में कहीं लगा सकते थे जो उन्होंने ऐसे सोशल कस्टम्स वगैरह पे उड़ा दिया। ठीक है, अब अमीर बंदा खर्च कर दे कोई चक्कर नहीं, उसके पास तो पैसा है, मगर हमारे देश में अमीरों की परसेंटेज कितनी है? अमीरों की परसेंटेज तो बहुत कम है, और अगर गरीब भी ये काम करेगा और अपनी सारी सेविंग उड़ा देगा या फिर अपने लोन्स ले लेके ये काम करेगा तो वो तो और गरीब रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज़ अ रिच कंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे, वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, मैग्नीज, मिका एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो ये सारे मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में इंडिया में अवेलेबल हैं। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर आर रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो रिवर्स निकल रही हैं उसके ऊपर डैम वगैरह बना के बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो जो हमारे पास ज़मीन भी ऐसी है कि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। मैन पावर इज़ ऑल्सो अबंडेंट, जो इंसान है वो भी बहुत ज़्यादा है, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है। हाउएवर all these resources have not been properly exploited in India. इन सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अगर इस्तेमाल ही नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, काम नहीं होगा जीडीपी लो होएगी, गरीब के गरीब रह जाएंगे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स लेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो इतनी ज़्यादा देश की इनकम बढ़ेगी नहीं और पुअर के पुअर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, ये भी एक रीज़न है गरीबी का। Another main cause of poverty in India is unequal distribution of income. Income inequalities बहुत ज़्यादा हैं। Attempts have been made in plans to reduce inequality in distribution of income through taxation and other measures. सरकार ने टाइम टू टाइम जो 5 ईयर प्लान्स आए हैं उसमें पूरा जोर लगाया कि इनइक्वालिटी कम हो जाए, मगर हुई नहीं। ठीक है, बट डिस्पाइट दीज मेजर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम परसिस्ट। तो जितना मर्जी सरकार ने जोर लगा लिया, टैक्स लगा लिया, अमीरों पे गरीबों पे खर्चे कर लिए, फिर भी ये जो इनइक्वालिटी है ये अभी भी जिंदा है और बढ़ती जा रही है। पर्सन सर्वाइविंग एट बॉटम लेवल आर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो जो एकदम बॉटम में ज़िंदा है, जो एकदम निचले लेवल पे ज़िंदा है, बस वो ज़िंदा है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में वो लोग जी रहे हैं। और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री में वो पुअर की है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा
कोई भी गवर्नमेंट फलां पार्टी की कोई भी आ जाए वो नहीं देती, ताकि उसकी बदनामी ना हो जाए कि असल ज़िंदगी में इतने पुअर है, ठीक है। बट जब सरकारें चेंज होती हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी आती है, फिर वो डाटा निकालते हैं कि भाई पिछली सरकारों में ऐसा था और हमने ऐसा किया, और जब भी रिजीम चेंज होता है तो ऐसा ही होता है। तो ये तो राजे महाराजाओं से चलता आ रहा है कि जब भी रिजीम चेंज होता है तो दूसरे राज्य की बुराई करते हैं और अपनी बढ़ाई करते रहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें हमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करो। तो सिचुएशन ऐसी ही रहती है तकरीबन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ भी एक रीज़न है पॉवर्टी के होने का। इंडियन इकॉनमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इनएडिक्वेट और एक्सेस मानसून या रेनफॉल हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अगर इनएडिक्वेट कम बारिश हुई तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बारिश हुई तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। फ्लड्स और ड्रॉट आर वेरी कॉमन इन इंडिया। या तो फ्लड्स आ जाते हैं या ड्रॉट आ जाता है, नॉर्मल सिचुएशन कम भी रहती है। दीज नॉट ओनली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो अफेक्ट इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि उनको भी एग्रीकल्चर से रेगुलर मटीरियल, रॉ मटीरियल चाहिए होता है, वो उनको नहीं मिल पाता। नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड्स आ जाए या ड्रॉट्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, एट्सेट्रा अफेक्ट द पुअर सेगमेंट्स वेरी बैडली। तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो ये जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं वो और ज़्यादा उनको गरीबी की तरफ धकेल देती हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो पैसे खर्च करके इधर उधर निकल जाते हैं, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ करप्शन बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एट्सेट्रा डज नॉट रीच द पुअर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। सरकार अगर प्लान बनाती भी है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि वो पैसा गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते, वो बीच में ही खा पी जाते हैं, समझ की बात। कोई भी सरकार हो, करप्शन कोई नहीं रोक पाया आज तक, चाहे डेवलप कंट्री है चाहे अंडर डेवलप कंट्री है। मोर ओवर पुअर पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ करप्शन इन पब्लिक रिक्रूटमेंट्स। पब्लिक रिक्रूटमेंट्स में भी, सरकारी जॉब्स में भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन पाई जाती है, और ये हर एक सरकार में होता है, ठीक है। कोई भी सरकार को हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ सरकार ने ज़्यादा किया, फ़लाँ सरकार ने कम किया। हर एक सरकार में करप्शन तो होती है। नेक्स्ट आ जाता है पुअर वर्क कल्चर इन इंडिया। पीपल हैव पुअर वर्क कल्चर। लोगों का काम करने का ढंग ही सही नहीं है, काम ही नहीं करना चाहते, सुस्ती डालना चाहते हैं, ठीक है। पीपल इन इंडिया आर लेथार्जिक, थोड़े सुस्त हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक मच एफर्ट्स टू अर्न मनी। मनी को अर्न करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारते। तो मतलब ये सब के लिए कहना सही नहीं है, मगर एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो इन करेक्टरिस्टिक्स से जो है मतलब सफ़र करती है। इन डूइंग बिलो स्टेटस जॉब्स दे फील अशेम्ड इन द सोसाइटी। वो कहते हैं यार ये नौकरी तो मिल नहीं रही, मेरी क्वालिफिकेशन तो ये है, इससे नीचे मिलेगी तो मैं काम ही नहीं करूँगा, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन लो इनकम। उससे क्या होता है, उनको वो वाली जॉब्स मिलती नहीं है और अशेम्ड होकर नीचे वाली करते नहीं है, तो फिर या तो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, या फिर अगर नीचे वाली कर भी लेंगे तो मतलब उनकी इनकम लो होगी, ठीक है। तो पुअर वर्क कल्चर इंडिया में एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इन इंडिया देयर इज़ मोर स्प्रेड ऑफ जनरल एजुकेशन देन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन है वो कम है, और जो जनरल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर जनरल एजुकेशन द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट जॉब्स और डू नॉट गेट मच स्किल्स टू स्टार्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब खुद का काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो जनरल एजुकेशन है उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जा रहे हैं, और ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनमें तो कहीं काम आती नहीं है, समझ के बात। तो टेक्निकल एजुकेशन बड़ी कम है। इट रिजल्ट्स इन लो इनकम। तो जब बंदे उस हिसाब से पढ़ेंगे और उस हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो अपना कोई खुद का काम भी नहीं कर सकते, ना किसी अच्छी जगह पे काम कर सकते। ये भी एक गरीबी के होने की वजह हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने पेपर में लिख सकते हो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा गवर्नमेंट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।